हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलटीआर जीके स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान का भूगोल क्लास 9th का है चैप्टर नंबर 2 यानी कि अध्याय 2, जिसमें हम बात करेंगे भारत का भौगोलिक स्वरूप के बारे में। आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं भारत का भौगोलिक स्वरूप का विस्तार से एकदम डिटेल्स में जानेंगे, है ना। तो वीडियो को टक लगा के अंत तक देखना है तो आपको पूरी क्लियर आएगी। ये हमारी पृथ्वी है ना। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है कलाम और आप देख रहे हैं एलटीआर जीके स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं, हम लोग आ जाते हैं पॉइंट पर। तो चलिए आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, जिसमें हम बात कर रहे थे भारत का भौगोलिक स्वरूप के बारे में बात कर रहे थे, है ना। ध्यान दीजिएगा। तो ठीक है, बात करते हैं। भूगोल वेताओं का मानना है कि भारत का जो भौगोलिक स्वरूप है वह विश्व में पाए जाने वाले समस्त प्रकार के भूभाग या भू आकृतियों का निर्माण है। यहाँ का पर्वत, मैदान, स्थल, पठार और प्रायद्वीपीय समूह समस्त प्रकार की भू आकृति पाई जाती है। यहाँ पर हर तरह की भू आकृति पाई जाती है, जिसमें क्या क्या है, तो पर्वत है, मैदान है, मरुस्थल है, पठार है, प्रायद्वीपीय है, ये सारा कुछ है दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए, भारत में विभिन्न प्रकार के शैल खंड पाए जाते हैं जो जो मुलायम होते हैं या फिर कठोर होता है। दो ही प्रकार के होते हैं, है ना, याद रखिएगा। भारत में विभिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है। जो मिट्टी है वो बहुत प्रकार की पाई जाती है, कहीं रंग बिरंगी, ठीक है, तो कहीं उनकी उत्पादक की क्षमता के अनुसार। देखते हैं, बात करते हैं जिनका विभाजन आकार के आधार पर, किसकी आकार है, आकार के आधार पर तथा रंग के आधार पर भी किया जाता है। मृदा का रंग, आकार उसकी जन्मदाती सेल पर निर्भर करता है कि उसका उत्पादन जो है कैसा है, उस पर निर्भर करता है मिट्टी का। याद रखिएगा कि निर्माण किस सेल से निर्माण हुआ है, इसके जो मिट्टी है उसका निर्माण किस सेल से हुआ है, इसके बारे में भी जानते हैं। तो देखिए, ये हमारा भारत के भौगोलिक स्वरूप यानी कि विभाग। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, देख लीजिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। तो हम लोग आएंगे भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का विभाजन किस टाइप से हमारे भारत में क्षेत्रफल का विभाजन किया गया है, इसके बारे में विस्तार से चलिए जानते हैं। देखिए, आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे हम लोग जो विस्तार से करेंगे। चलिए हम लोग फर्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा है 10.7% पर्वतीय भाग है। जो भारत में है ना, कितना है, 10.7 पर्वतीय भाग है, 18.6 पहाड़ी भाग है, पहाड़ी इलाका है, 27.7 पठारी क्षेत्र है कहाँ, भारत में। और मैदानी क्षेत्र सबसे ज्यादा है, जहाँ कृषि किया जाता है, वो है 43 यानी कि 43% मैदानी भाग है भारत में। दोस्तों अब एक एक करके चलिए बात करते हैं। विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में जानते हैं। इस भू आकृतियों के निर्माण के पीछे कुछ सिद्धांत हैं, जिसमें से एक सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिक। क्या है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है सबसे बड़ा। बात करते हैं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या है, पर इसके बारे में जानते हैं, है ना। देखिए ध्यान से, क्या है, तो एक सिद्धांत जो भौतिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या करने की कोशिश करता है। प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपर परपट्टी सतह 7 बड़ी कुछ छोटी प्लेट से बनी है। जो परपट्टी है वो छोटी छोटी या बड़े बड़े प्लेटों से बना हुआ है, जिसको हम धरती में बांटते हैं। अभी देखिए, बात करते हैं प्लेटों के बारे में विस्तार से। देखिए, प्रमुख विवर्तनिक प्लेट कौन कौन से हैं, तो ये 7 में देखिए, अभी 7 की बातें हो रही थी। तो पहला नंबर पाते हैं प्रशांत महासागरीय प्लेट। पहला प्लेट है प्रशांत महासागरीय प्लेट। दूसरा है उत्तरी अमेरिका प्लेट, दक्षिणी अमेरिका प्लेट, अफ्रीका प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट और यूरेनियस प्लेट, और है इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। ये हमारे 7 प्लेट हैं। दोस्तों बात करते हैं भारत की भौगोलिक आकृतियों का विभाजन कैसे किया गया है। देखिए विस्तार से, भारत की बात करते हैं, वो भी वर्ल्ड का था, यानी कि विश्व का था। अब ये भारत की बात करते हैं। भारत की भौगोलिक आकृतियों का विभाजन किस टाइप से हुआ है, इसके बारे में जानते हैं। तो बात करते हैं, भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित प्रकार से हर एक अलग अलग प्रकार से विभाजित किया गया है, बांटा गया है। तो बात करते हैं, पहला जो आता है हमारा है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला। क्या आता है, हिमालय पर्वत श्रृंखला के तौर पे आता है। हमारे दूसरे नंबर पे आता है मैदानी उत्तरी मैदान। क्या था हमारा, उत्तरी मैदान। एक हिमालय पर्वत श्रृंखला पहला बार था, दूसरा है उत्तरी मैदान। तीसरी बात करेंगे तो प्रायद्वीपीय पठार पे आता है भौगोलिक विभाजन। तो चौथा है हमारा वो है भारतीय मरुस्थल। जो मरा हुआ मिट्टी है उसी बोलते हैं भारतीय मरुस्थल। तटीय मैदान यानी कि जो समुद्री वाला इलाका है उसको तटीय मैदान, और द्वीपीय समूह जो समुद्र के बीच में है वो द्वीप समूह, है ना, याद रखिएगा। तो चलिए बात करते हैं अब हम लोग पहले हिमालय पर्वत के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, हिमालय पर्वत के बारे में विस्तार से। तो बता दें आपको, देखिए हिमालय को नवीन वलित पर्वत कहा जाता है। क्या, नवीन यानी कि नया, वलित पर्वत कहा जाता है। हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी का निर्धारण करता है। किसको, उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है, यानी कि पूरब पश्चिम की बात करें तो ये पूरब हमारा, ये पश्चिम हमारा,
पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की बातें करेंगे। तो अभी किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? उत्तरी सीमा, ठीक है। तो ये ऊपर वाली भाग का बात कर रहे हैं। उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। हिमालय पर्वत सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला है। कहाँ तक? सिंधु नदी से लेकर के, ये वाला एरिया बात है, सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हिमालय की लंबाई जो है वो 2400 किलोमीटर तक है। किसकी? हिमालय जो है, हिमालय की लंबाई रेंज जो है वो 2400 किलोमीटर तक फैलाव है तथा इसकी चौड़ाई जो है कश्मीर से लेकर से, कश्मीर में 400 किलोमीटर है, कश्मीर में 400 किलोमीटर तथा अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर। यानी कश्मीर से लेकर के यहाँ तक जब आएंगे, ये अरुणाचल प्रदेश और ये कश्मीर, तो कश्मीर 400 किलोमीटर तक की चौड़ाई है। लेकिन जो यहाँ अरुणाचल प्रदेश में जब बात करेंगे तो 150 किलोमीटर तक की इसकी चौड़ाई है। दोस्तों बात करते हैं मैदानी भाग, उत्तरी मैदान के बारे में बात करते हैं। तो देखिए बात करते हैं उत्तरी मैदान, 3 प्रमुख नदियां प्रणालियां हैं। इसमें कौन कौन सी नदी है जो उत्तरी भाग में बात करेंगे जो नदी है, ठीक है। देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सिंधु नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये तीनों नदी उत्तरी मैदान पे ही बात करता है, ठीक है। तथा इसकी सहायक नदी से बने इसके बहुत सारे सहायक नदी, किसी किसी सिंधु की, गंगा की और ब्रह्मपुत्र की। अगर सही से बात की जाए तो जो सिंधु नदी है वो अभी फिलहाल में पाकिस्तान वाला एरिया में माना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। बात करेंगे यह मैदान जलोढ़ मिट्टी से, जलोढ़ मिट्टी यानी मृदा से बना है। जलोढ़ मिट्टी होता है यहाँ पे, कहाँ पे? गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी के इलाके में, ठीक है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ वफा निक्षेपण हुआ है, जिसके कारण उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। यही कारण था जिसमें उपजाऊ का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर वेब क्षेत्र पर हुआ है। याद रखिएगा कितना? 7 लाख। उसके बाद बात करते हैं यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर तक चौड़ा है, ठीक है। जो मैदान है जलोढ़ मिट्टी वाला वो यानी कि उत्तरी मैदान, बात करते हैं तो कितनी जो चौड़ाई है, लंबाई है, बात करते हैं मैदान की, जो लंबाई है वो कितनी? 2400 किलोमीटर लंबाई है। और चौड़ाई अगर बात की जाए तो 240 से लेकर के 320 किलोमीटर तक की चौड़ाई है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है, यानी कि सबसे ज्यादा निवास करने वाला जनसंख्या यहाँ पे निवास करता है, ठीक है। याद रखिएगा। समृद्ध मृदा, समृद्ध मृदा आवरण की बात कर रहे हैं ना, समृद्ध मृदा आवरण की, याद रखिएगा। पर्याप्त पानी की उपलब्धता और अनुकूलता, जलवायु वेब कारण विकृष्ट की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ पे जो है ना एरिया बहुत अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा है, पानी भी अच्छा खासा आता है और टेम्परेचर भी अच्छा खासा रहता है। यहाँ उत्पादन बहुत ज्यादा आता है। कहाँ पे? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के इलाके में, याद रखिएगा। उत्तरी मैदान की बात की जाए तो बात करते हैं, देखिए इसका विस्तार जो है ना 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर फैला हुआ है। किसका? तीनों मिला लेंगे तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र की, ठीक है। बात करते हैं इन तीनों में चल रहे हैं उत्तरी मैदान में। तो इस मैदान की लंबाई जो है 2400 किलोमीटर और चौड़ाई 240 से 320 किलोमीटर की है, उत्तरी मैदान की। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यह मैदान भारत का सबसे अधिक जनसंख्या निवास करता है। कहाँ पे? तो उत्तरी मैदान पे, यानी कि उत्तर पश्चिम बात किया जाए तो पूरा पश्चिम और उत्तर दक्षिण में बात करें तो ये वाला पार्ट जो आता है ये उत्तरी मैदान है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग निवास करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। कृषि के लिए अनुकूल दशाओं के कारण यह क्षेत्र सर्वाधिक कृषि उत्पादक वाला क्षेत्र है। यहाँ क्या है जो कारण है इसका? अनुकूल दशाएं। यहाँ पे अच्छी खासी वर्षा भी होती है, अच्छी खासी धूप भी पड़ती है, तो अनुकूल है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट यहाँ पे क्षेत्रफल या मौसम पाया जाता है। इसी कारण जो है उत्पादन वाला क्षेत्र बन गया है। इस कारण इसे भारत का अन्न भंडार गृह कहा जाता है। यानी कि अन्न यानी उत्पादन जो होता है अन्न, ठीक है, अनाज, उसका गृह कहा जाता है, घर कहा जाता है कि यहाँ पे सब उत्पादन होता है, ये कहा जाता है। अब बात करते हैं उत्तरी मैदानों का विभाजन। अब उत्तरी मैदान को भी 3 भागों में बांटे थे ना, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। इसमें बात करते हैं, देखिए उत्तरी मैदानों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला है गंगा का मैदान, फिर आएगा ब्रह्मपुत्र, फिर आएगा सिंधु। तो बात करते हैं पहले गंगा के मैदान में, है ना। देखिए बात करते हैं गंगा के मैदान में। तो गंगा के मैदान का विस्तार घर घर तथा तीस्ता नदी से बीच है, तीस्ता नदी के बीच, घर घर, ठीक है, घर 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 तथा तीस्ता नदी के बीच है। यह उत्तरी भारत के राज्यों यानी कि हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। ये वाला पार्ट में फैला हुआ है, ये बात कर रहा है कौन सा? तो गंगा के मैदान। बात करते हैं अब पश्चिम यानी पंजाब का मैदान। क्या बात करेंगे अब? पंजाब का मैदान, ये काफी महत्वपूर्ण है पंजाब का मैदान। तो बात करते हैं अभी पंजाब के मैदान में हम लोग। देखिए
उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। जो उत्तर पश्चिमी वाला भाग है, अब उत्तर पश्चिम हो गया ये वाला, तो ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो पूर्व पश्चिम की बात तो हो गया। अब बात करते हैं उत्तरी मैदान की, जो पश्चिम वाला भाग है, यानी कि उत्तर वाला ये वाला, लेकिन पश्चिम ये वाला भाग की बात कर रहा है। तो पश्चिमी वाला भाग में, ठीक है, पश्चिम में पंजाब का मैदान है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां के द्वारा बनाए गए हैं। यहाँ पर सिंधु नदी यानी कि पाकिस्तान वाला इलाका जो भी मैंने बताया, तो पाकिस्तान वाला इलाका ही समझ लीजिए कि उनकी सहायक नदियां सिंधु की सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। देख लो आगे ना, पाकिस्तान में स्थित है। बात करते हैं, देखिए, प्रायद्वीपीय पठार की। अब किससे बात करेंगे? प्रायद्वीपीय पठार की बात करते हैं। तो देखिए ध्यान से, वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि वो भी क्लास कर सके। और इस तरह के वीडियो के लिए हमें फॉलो करना है। दोस्तों बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है। मेज मतलब समझ रहे हैं, कुर्सी, मेज वाली, टेबल वाली आकृति वाला स्थल है, जो पुराने कृष्णकालीन आग्नेय तथा रूपांतरित शैल से बना है। कृष्णकालीन आग्नेय तथा रूपांतरित शैल से बना है। यह गोल्डवाना भूमि के टूटने अथवा अपवाहन के कारण बना था। जो गोल्डवाना भूमि था ना, उसे टूटने के कारण यह प्रायद्वीपीय पठार बना था। यही कारण है कि प्राचीनतम भूभाग एक ही हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिल्ली घाटी एवं गोलाकार पहाड़ी पाया जाता है। जो प्रायद्वीपीय पठार है उसमें गोलाकार पहाड़ी पाया जाता है। इस पठार में दो प्रमुख भाग है, एक मध्य उच्च भूमि, दूसरा है दक्कन का पठार। ये दो भागों में बांटा गया है, एक है मध्य उच्च भूमि, दूसरा है दक्कन का पठार। तो बात करते हैं, अभी देखिए क्या है, नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वाहन भाग जो कि वलाई के पठार के अधिकतर भागों पर फैला हुआ है। कहाँ पे? नर्मदा नदी पर जो है वो दक्कन का पठार फैला हुआ है, याद रखिएगा। बात करते हैं, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसी को भी मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला यानी कि विंध्य श्रृंखला, दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला, उत्तर तथा पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुए एवं पत्थरवे मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा तथा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। याद रखिएगा कौन सी? तो जो नदियां हैं वह है चंबल सिंध नदी। ठीक है, याद रखिएगा। जो किधर से बहती है? दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व तक बहती है। दक्षिण पश्चिम बात करें तो ये दक्षिण, और ये पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व उल्टी बहता है, इस टाइप से, है ना। देखिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देख सकते हैं आप यहाँ पे झरनाएं हैं, देखिए ये वाला, है ना। अब बात करते हैं, इस पठार के दो प्रमुख भाग हैं। तो वो पहला कौन था? पहला था मध्य उच्च भूमि, दूसरा था दक्कन का पठार। अब इसमें थोड़ा विस्तार से चलते हैं, किन पे? जो इस पठार के दो प्रमुख भाग हैं उन पे चलते हैं। जिसमें था पहला हमारा मध्य उच्च भूमि और दूसरा था दक्कन का पठार। इसमें बात करेंगे भी विस्तार से। देखिए बात अब करेंगे भारतीय मरुस्थल पे। किससे बात करेंगे? भारतीय मरुस्थल पे बात करते हैं। तो बात करेंगे अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर थार का मरुस्थल है। कहाँ पे? अरावली पर्वत के पश्चिमी भाग में जो है वो थार का मरुस्थल है। यह बालू के डिब्बों से ढका एक तरंगीय मैदान है, मतलब बहुत ही ज्यादा बालू देखने को मिलता है। इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 150 किलोमीटर से भी कम वर्षा होती है। 150 किलोमीटर से भी कम वर्षा होती है, मतलब बहुत ही कम वर्षा, मतलब नाई के बराबर होता है। यह शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम होते हैं। जो ये एरिया है मरुस्थल, उसमें वन यानी कि जंगल यानी पेड़ पौधे बहुत ही कम होते हैं। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखाई देती है। जो वर्षा ऋतु आता है, कुछ बरसात के मौसम आती है, तो कुछ पेड़ पौधे दिखने को मिलते हैं। कहाँ? तो ये राजस्थान यानी कि मरुस्थल वाला इलाका में। और उसके बाद वे बालू से ही विलय हो जाती है, उसे बालू में ही मिल जाता है। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाता। जो नदियां बहती है ना मरुस्थल में, वो पर्याप्त जल नहीं होने के कारण वो उसी में खत्म हो जाता है, यानी कि सूख जाता है बालू में ही। केवल लू ही इन क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। जो लू है, लुहिनी नदी है, लुहिनी नदी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है, यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र का जो सबसे बड़ी नदी है वो है लुहिनी नदी। याद रखिएगा। ठीक है, देखिए मरुस्थल देख सकते हो, यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है। अब बात करते हैं हिमालय का विभाजन।
किसका? हिमालय के विभाजन। तो दो भागों में हिमालय के विभाजन करते हैं। तो बात करते हैं पहला हिमालय के विभाजन दो आधार पर किया जाता है। पहला है उत्तर दक्षिण विभाजन और दूसरा है पश्चिम पूर्व विभाजन। क्या है? पश्चिम पूर्व विभाजन। देखिए ये वाला बात करेंगे तो अभी उत्तर दक्षिण की बात कर रहे हैं तो ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण। तो ऐसा बात करेंगे पहला उत्तर दक्षिण का विभाजन, ठीक है, और पूर्व पश्चिम यानी कि पश्चिम पूर्व का विभाजन, इस टाइप से, है ना। देखिएगा तो बात करते हैं, देखिए क्या है उत्तर दक्षिण विभाजन में हिमालय को 3 भागों में विभाजित किया गया है। किसकी भागों में? उत्तर दक्षिण में। ऐसा वाला पार्ट में कितना? 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला कौन सा है? हिमाद्री, जिसको हम लोग हिमान एवं आंतरिक हिमालय कहते हैं, और दूसरा है हिमालय यानी कि निम्न यानी कि बीच वाला हिमालय, जिसे हम मध्य हिमालय भी कहते हैं, और तीसरा है हमारा है शिवालिक हिमालय। क्या है तीसरा? हमारा शिवालिक हिमालय। अभी चलिए जानते हैं एक एक करके और आगे से डिटेल्स में जानते हैं विस्तार से, है ना। देखिए बात करेंगे अभी टकटकी लगा के। अब बात करते हैं पश्चिम से पूर्व का विभाजन 4 भागों में गया है, ठीक है। अभी उत्तर से दक्षिण की बात कर रहे थे, ऐसा वाला में 3 प्रकार के विभाजन किया गया था। आप कह रहे हैं उत्तर पश्चिम वाला भाग में तो 4 प्रकार के विभाजन किया गया है। तो पहला जिसमें विभाजन आता है वो है पंजाब हिमालय। पहला है पंजाब हिमालय, दूसरा है कुमाऊं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय और चौथा है असम हिमालय, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अब बात करते हैं इस पे, किस पे? हिमाद्री यानी कि हिमाद्री, हिमान या आंतरिक हिमालय यानी सबसे अंदर वाला हिमालय जो है उसके बारे में चर्चा करते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं, पॉइंट वाइज देखते हैं। देखिए क्या है सबसे उत्तर भाग में, सबसे ऊपर वाले भाग को बात कर रहे हैं, सबसे उत्तर भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। सबसे ऊपर वाला जो फर्स्ट पार्ट है उसको। पॉइंट 2 बात करेंगे, यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई है। जो ये बात है ना, जो सबसे ऊपर है वो सबसे ऊपर जो है वो 6000 की ऊंचाई से सर्वाधिक शिखर है, उससे भी ज्यादा ऊपर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, इसमें हिमालय के सभी प्रमुख शिखर हैं, जो जितना भी शिखर है वो सभी प्रमुख शिखर है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं महान हिमालय के अलावा वे आकृति अस्मित है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट से बना है। जो क्रोड है ना वो ग्रेनाइट से, नीचे वाला जो पार्ट है वो क्रोड से बना है। नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे, यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है तथा इससे बहुत ही हिमानी का प्रभाव होता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अब नेक्स्ट बात करेंगे हिमालय निम्न हिमालय या मध्य हिमालय की बात करते हैं, यानी बीच वाला जो हिमालय पर्वत है उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, हिमाद्री के दक्षिण में कौन सा? हिमाद्री जो है वो दक्षिण वाला पार्ट, इसका नीचे जस्ट जो नीचे उसका थोड़ा सा मीडियम में जो है उसके बात करेंगे। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम निम्न हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, उसको निम्न हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे अब हम लोग पॉइंट में, इस श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः सर्वाधिक संपीड़ित एवं पर्वतीय शैलों से बना है। किससे? तो संपीड़ित एवं पर्वतीय शैलों से बना है ये जो मध्य हिमालय है उसका। बात करते हैं जो इसकी ऊंचाई है, तो इसकी ऊंचाई बात करेंगे, इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई जो है वो 50 किलोमीटर है। जिसकी लंबाई है ना बेटा, वो कितनी ऊंचाई जो है वो 3700 से 4500 मीटर के बीच में लंबाई है, और चौड़ाई बात करें तो 50 किलोमीटर की चौड़ाई है। बात करते हैं जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है, जो पीर पंजाल वाली श्रृंखला इस एरिया वाला है वो सबसे लंबी है, सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधार एवं महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे, इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांडंग एवं कुल्लू की घाटी स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। जो बीच वाला श्रृंखला है उसको पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। दोस्तों कल बात करेंगे अब नेक्स्ट भाग में, जो बात करेंगे शिवालिक हिमालय के बारे में, शिवालिक रेंज के बारे में बात करेंगे। तो हमें इस नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें फॉलो कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, ताकि वो भी अपनी क्लास पूरी तरह से संपूर्ण कर पाए। तो दोस्तों आज इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।